हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और हाइक्वान बातें कर रहे थे, जिसमें जहान अपने भाई के बारे में हाइक्वान को बता रहा था। साथ ही हाइक्वान ने जहान को संगयू से सतर्क रहने के लिए भी कहा। अब इससे पहले कि ईबो उठे और उन दोनों को संगयू के बारे में गॉसिप करते हुए पकड़े, उन्होंने अपनी बात बदल दी और ईबो के बारे में बात करने लगे। हाइक्वान बताने लगा, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि ईबो ने प्राइवेट डिटेक्टिव होने के बारे में सोचा, क्योंकि बचपन से ही उसे मिस्ट्री सुलझाना बहुत अच्छा लगता था। जहान ने कहा, हाँ, वो अपने काम में बहुत अच्छा है, मिस्ट्रीज को बहुत अच्छे से सुलझाता है। पर उसने मुझे बताया वो बचपन से एक नर्स बनना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था। खैर कोई नहीं, इस काम में भी वो लोगों की मदद करता है, बस अलग तरीके से। हाइक्वान ने कहा, हाँ, बचपन में ही उसे डॉक्टर का गेम खेलना बहुत पसंद था और मैं ही उसका पेशेंट हुआ करता था। वो कैसे कैसे बैंडेजेस लाकर मुझे बांध दिया करता था, झूठ मूठ के जख्मों के इलाज करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने ठान लिया कि वो बड़ा होकर नर्स ही बनेगा। मैंने पूछा, डॉक्टर क्यों नहीं? तब उसने कहा, डॉक्टर के जाने के बाद वो नर्स ही होता है जो पेशेंट को ट्रीट करता है। जहान ने कहा, सही भी है, डॉक्टर तो बस इलाज करते हैं, नर्स उनकी केयर करता है। हाइक्वान ने कहा, अच्छी बात है, मैं उसके लिए खुश हूँ। जहान ने कहा, हाँ, वो कभी कभी नर्स भी बन जाता है। पिछले दिनों हम एक ओल्ड लेडी और उसके हस्बैंड के केस पर गए थे, जहाँ पर उस लेडी ने अपने हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से मारा था। ईबो ने उसका इलाज किया और कुछ दिन पहले जब हम हमारे पैक में विजिट करने के लिए गए थे, तब भी किसी को चोट लगी थी और ईबो ने काफ़ी अच्छी तरह से उसे ट्रीट किया। लगता है अब ब्लड की खुशबू उसे इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती। हो सकता है फ्यूचर में कभी वो बिना किसी परेशानी के अपना काम दोबारा स्टार्ट कर सकता है। हाइक्वान ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? जहान ने कहा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ उसे ब्लड बैंक से ह्यूमन ब्लड और ह्यूमन ब्लड से एनिमल ब्लड पर सर्वाइव करना हम सिखा दे तो शायद ये पॉसिबल है। हाइक्वान ने पूछा, क्या वो एनिमल ब्लड पर जिंदा रह पाएगा? जहान ने कहा, हाँ, अगर वो शुरुआत से एनिमल ब्लड पीने लगता तो उसे अब तक आदत हो चुकी होती, पर उसने सबसे पहली बार ह्यूमन ब्लड पिया। इस वजह से अब उसमें बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल है। पर क्या ये पॉसिबल है? हाइक्वान ने पूछा। जहान ने कहा, हाँ, बिल्कुल। हाइक्वान ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? जहान ने कहा, मैं ट्रांसिल्वेनिया में था, मैंने वहाँ पर लगभग 4 से 5 साल तक रिसर्च की। हाइक्वान ने पूछा, काउंट ड्रैकुला के बारे में? जहान ने कहा, ओह, वो तो वहाँ का लेजेंड है। मैं जानना चाहता था कि वो किस तरह का क्रीचर है। वैसे कहानियों की माने तो काउंट ड्रैकुला फर्स्ट वैम्पायर था। मैं इस कहानी के तह में जानना चाहता था कि उसे वैम्पायर बनाया किसने। वहीं पर रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि कुछ वैम्पायर्स एनिमल ब्लड पर भी जिंदा रहते हैं। मुझे कुछ प्राचीन डॉक्यूमेंट्स भी मिले, डॉक्टरों के द्वारा बनाए गए, जिनमें वैम्पायर के ज़िंदगी के बारे में लिखा था कि वो एनिमल ब्लड के बिना भी कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। और हाइक्वान ने पूछा। जहान ने कहा, वेल, रिसर्च के मुताबिक कुछ स्पेशल हर्ब्स का इस्तेमाल करके वैम्पायर्स को भी आम इंसानों की तरह खाना खिलाया जा सकता है और वैम्पायर्स के लिए भी उसे बचाना मुमकिन है। वहाँ पर मैंने एक डॉक्टर का रिसर्च पेपर पढ़ा। उसने एक वैम्पायर को बिना ब्लड के भूखे रखा। कुछ दिनों बाद वो वैम्पायर डीप स्लीप में चला गया। 10 साल तक वो डॉक्टर उसके पास नहीं लौटा और जब 10 साल के बाद वो वहाँ पर गया, उसने उस वैम्पायर को थोड़ा सा खून पिलाया तो वैम्पायर फिर से जग गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। हाइक्वान ने कहा, ये तो बहुत अजीब है, क्या बुक्स ऐसी इन्फॉर्मेशन भी कैरी करती है? जहान ने कहा, ये कोई आम बुक्स नहीं है, ट्रांसिल्वेनिया में पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। इतना ही नहीं, उस लाइब्रेरी के कुछ डिसेंडेंट्स भी हैं जिनके पास बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं। हाइक्वान ने पूछा, क्या तुमने वेयरवुल्फ्स के बारे में भी रिसर्च की है? जहान ने कहा, हाँ, शायद वैम्पायर और वेयरवुल्फ्स एक ही ज़माने में धरती पर आए थे। मैंने एक बुक में पढ़ा था, काउंट टेपस मतलब व्लाद द बूचर, उसने एक रात को इंसानी खून पिलाकर एक वैम्पायर बना दिया था और उसी रात उसने पहला वेयरवुल्फ भी बनाया उस वैम्पायर को मारने के लिए, जो आज काउंट ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है।
हाइक्वान ने कहा, ये तो बहुत रोमांचक है। जहान ने कहा, हाँ, मैंने बहुत सालों तक रिसर्च की, वहाँ पर बहुत समय बिताया, फिर भी मैं सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मैं फिर से एक बार वहाँ जाना चाहता हूँ, उस बुक को ठीक से रीड करना चाहता हूँ, क्योंकि उस बुक के पीछे भी एक कहानी है। जिसने वो लिखी है वो फ्यूचर देख सकता था, और उसने उस बुक में बहुत कुछ लिखा है जो भी फ्यूचर में होने वाला है। नोस्ट्राडामस की तरह? हाइक्वान ने कहा। हाँ, जहान बोला, वैसा ही कुछ, पर कुछ अलग तरीके से। एक अलग बुक में किसी ने ये भी लिखा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ्स अपनी शक्तियों को एक करेंगे, और वैम्पायर और वेयरवुल्फ में सदियों से जो युद्ध चला आ रहा है उसे ख़त्म करेंगे। हाइक्वान ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम दोनों हो, तुम और ईबो? जहान ने कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कथाओं के अनुसार वो एक वाइट वुल्फ और वैम्पायर की लव स्टोरी है। वैम्पायर उस वाइट वुल्फ को मारने के लिए जा रहा था, पर जब उसने उस वैम्पायर को ह्यूमन फॉर्म में देखा, उसके खूबसूरती के वो प्यार में पड़ गया, और उसने युगों युगों तक उसे प्यार करने की, उसके साथ वफादार रहने की कसम खाई। उन दोनों के बारे में बहुत सारे किताबों में जिक्र हुआ है। कहा जाता है कि उन दोनों ने सारे फोर्सेस को जोड़ दिया। अब उसके बाद वैम्पायर और वेयरवुल्फ बस तभी लड़ाई करते हैं जब उनके पास कोई और चारा ना हो। तो मेरे ख्याल से ये भविष्यवाणी पहले ही घटित हो चुकी है। हाइक्वान ने कहा, पर यह फिर से भी तो हो सकता है। तुम एक वाइट वुल्फ हो और मेरा भाई एक वैम्पायर है, यहाँ तक कि तुम्हारे पैक ने भी उसे एक्सेप्ट किया है, और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम उसके सोलमेट भी हो। जहान ने कहा, यही तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि उस वुल्फ की वाइट फर थी और वो अब भी ज़िंदा है। मतलब जब तक वो वैम्पायर ज़िंदा रहेगा वो भी ज़िंदा रहेगी। मैं इस बात के पीछे की सच्चाई जानना चाहता हूँ, खासकर उन दोनों से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। हाइक्वान ने पूछा, ताकि तुम उससे पूछो कि तुम भी ईबो के साथ हमेशा के लिए ज़िंदा कैसे रह सकते हो। जहान ने कहा, वही तो, चाहे वो मुझे बताए या ना बताए, पर मैं जानता हूँ उसका सबसे बड़ा डर ये है कि एक दिन मैं मर जाऊँगा और वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। हाइक्वान ने कहा, तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना? जहान ने कहा, हाँ, पर मैं चाहता हूँ अभी के लिए ये बात हम दोनों के बीच में ही रहे, क्योंकि अगर ये बातें गलत साबित हो गई तो उसे झूठी आशा देने के जैसा होगा। मैं समझ सकता हूँ, हाइक्वान ने कहा। कुछ देर तक जहान और वो साइलेंटली एक दूसरे को देखते रहे। तभी उन्हें ईजान की आवाज़ आई। ईजान की आवाज़ से अब ईबो भी जग चुका था। ईबो ने उठते ही सबसे पहले ईजान के लिए दूध गर्म किया। वो नहीं चाहता था कि ईजान को ठंडे दूध की वजह से पेट में दर्द की तकलीफ़ हो। अब ईजान का मॉर्निंग बिजनेस हो गया। ईबो ने उसे दूध पिलाया, थोड़ा ड्राई फ्रूट खिलाया, उसके बाद उसे फिर से एक बार नहलाया, जो ईजान को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जहान ने ईबो को एक पुराना वॉश क्लॉथ पकड़ाया। ईबो ईजान के लिए सॉफ्ट क्लॉथ चाहता था, पर जहान के कहने पर उसने उस वॉश क्लॉथ से ही ईजान को पूछा, जो ईजान को बहुत अच्छा लगा। इस पूरे वक्त जहान और हाइक्वान ईबो को ही देख रहे थे, किस तरह से वो अपने बच्चे का ख्याल रख रहा था। आखिरकार जब ईजान ईबो की बाहों में आ गया सोने के लिए, तब हाइक्वान ने कमेंट की, ओ, तुम तो बहुत प्यारी मम्मी हो। ईबो ने कहा, एक्सक्यूज यू, मैं मम्मी नहीं डैडी हूँ। ईबो की आवाज़ चढ़ी हुई थी। ईजान ने तुरंत उठकर ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने फिर से उसे सुलाते हुए कहा, सॉरी बेबी, डैडी अपनी आवाज़ बढ़ाना नहीं चाहते थे। चलो अपने बैड अंकल को माफ़ कर दो और फिर से सो जाओ। हाइक्वान ने कहा, हे, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। ईबो ने कहा, हाँ तुम हो, तुम्हारी वजह से मुझे ज़ोर से बोलना पड़ा और मेरी ईजान की नींद खराब हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते, बड़ी आवाज़ से ईजान डर जाता है। हाइक्वान ने कहा, ठीक है, माफ़ कर दो भाई, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि ईजान के डैडी के सामने मैं कुछ ना कहूँ। हाइक्वान ने जहान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। वांग भाइयों की प्यारी नोक-झोंक से जहान भी मुस्कुराया। अभी वो नया नया मम्मी नहीं डैडी बना था, तो वो अपने बच्चे को घर पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अब जहान उसका तारनहार बन के आ गया। उसने एक छोटा सा चौकोन बैग ईबो को दे दिया। ईबो ने उसमें एक कोजी सा ब्लैंकेट रखा और अपने बेबी को उस बैग में रखकर उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें एक अलग बैग में पैक करके ले ली।
जैसे कि गर्म पानी की बोतल, थोड़ा सा गर्म दूध, ड्राई फूड और एक और ब्लैंकेट भी। ईबो नहीं चाहता था उसका बेबी बिल्कुल भी बीमार पड़े। फाइनली ईबो ने चेंग को मैसेज कर दिया कि हम निकल रहे हैं, जिसके रिप्लाई में चेंग ने एक हॉरिफाइड इमोजी भेजी, साथ में एक रेड हार्ट भी और एक्साइटेड 100 गुना ये भी लिखकर भेजा। करीब करीब 1 घंटे बाद वो पैक के फार्म हाउस के पास पहुंचे। वो दोनों ट्विंस अब भी हमेशा की तरह मस्ती मजाक कर रहे थे। जान की गाड़ी को पहचान कर उन्होंने तुरंत ह्यूमन फॉर्म में टर्न होकर उन्हें बाइक किया। हाइक्वान ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, डर से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से। जैसे ही उनकी कार पार्क हुई, हमेशा की तरह ट्विंस दौड़कर उनके पास आ गए। इस बार उन्हें ईबो के साथ एक अलग खुशबू का एहसास हुआ, तो वो ईबो के बैग को सूंघने लगे। ईबो ने कहा, ध्यान से, इसमें मेरा बेबी सो रहा है। दोनों ट्विंस ने इस बात में बहुत इंटरेस्ट लिया। ईबो ने धीरे से बैग खोलकर उन्हें दिखाया। वो दोनों वुल्फ फॉर्म में थे। दोनों ने भी ईजान को लिक किया। इससे ईजान की नींद खुल गई और वो बड़ी बड़ी आंखें करके दोनों वुल्फ्स को देखने लगा। ईबो ने जैसे ही उसे बैग से बाहर निकाला, वो तुरंत ईबो की गोद में छुप गया। अब सभी पैक के अंदर चले गए, सबसे मिले, बस ग्रैंडपा और चेंग को छोड़कर। तभी चेंग हाथ में फूड ट्रे लेकर घर से बाहर आ गया, जिसे देखकर हाइक्वान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम हाइक्वान। फाइनली तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चेंग के गाल गुलाबी हो गए और चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। आंखें जगमगाने लगी और हाइक्वान को ठीक से जवाब देने की बजाय चेंग हंसते हुए बोलने लगा, हे हाइक्वान। अब जान ने चेंग के सामने चुटकी बजाई तो चेंग अपने होश में वापस आ गया। उसने तुरंत हाइक्वान का बढ़ा हुआ हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? जान और ईबो बहुत बुरी तरह से खांसने लगे, क्योंकि ये किसी के भी समझ से परे था। पर इससे भी बड़ा शौक तो तब लगा जब हाइक्वान ने 3 सेकंड तक चेंग की आंखों में देखने के बाद कहा, श्योर, कब चलना है? चेंग ने तुरंत बत्ती से दिखाते हुए जवाब दिया, कल मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। उन दोनों के लिए बाकी सब लोग तो कब के अदृश्य हो गए थे, क्योंकि अब दोनों की दुनिया पूरी तरह से अलग थी। ये देखकर ईबो बहुत जलस हो रहा था। सोच रहा था, कहीं उसने भाई को यहाँ पर बुलाकर इस पैक में लाकर गलती तो नहीं की। चेंग और हाइक्वान बातें करते हुए वहाँ से आगे निकल गए। ईबो देख रहा था, वो दोनों काफ़ी अच्छा समय बिता रहे थे, यहाँ तक कि दोनों ने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर बाकी सब लोग कैंपफायर के पास आ गए। जान के अंकल ने गिटार बजाना शुरू किया, कुछ लोगों ने गाना शुरू किया। वो समय काफ़ी रिलैक्सिंग था। अब दोनों ट्विंस ह्यूमन फॉर्म में थे और ईजान के साथ खेल रहे थे। ईजान बहुत छोटा था, लेकिन अभी से वो एक लायन की तरह बिहेव कर रहा था और ट्विंस के साथ मस्ती कर रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हाइक्वान और चेंग और करीब आते गए। जब ईबो ने पहली बार उन्हें देखा, वो दोनों बरामदे में खड़े होकर बहुत गहरी बातों में डूबे हुए थे। जब उसने दूसरी बार देखा तो हाइक्वान खड़ा था और चेंग वहीं पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था दोनों बहुत करीब आ गए हैं। तभी चेंग किसी बात से डर गया और नीचे जंप कर गया। हाइक्वान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये देखकर ईबो को तो बिल्कुल मूवी का सीन लगने लगा। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वैसे ही खड़े रहे। ये तीसरी बार था जब ईबो ने उनकी तरफ देखा, और चौथी बार जो देखा उस पर उसका विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों किस कर रहे थे। ईबो सोचने लगा, क्या चेंग वही है जो मेरे भाई की ज़िंदगी में रौनक लौटाएगा? खैर, कुआन चेंग तो अपनी दुनिया में बिजी हो गए। इधर जहान ने भी ईबो को थोड़े से वॉक के लिए पूछा। ईजान सो चुका था, इसलिए ईबो ने उसे वहीं पर रखकर जहान के साथ थोड़ा वॉक करने का सोचा। जहान और ईबो कुआन चेंग की तरफ ही चलकर जा रहे थे। अचानक से चेंग उनके पास आ गया। उसने जहान से पूछा, अजहान, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वो करना चाहिए? क्या? जहान ने पूछा। चेंग ने कहा, उसे दिखाना कि मैं सच में कौन हूँ। जहान ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम सच में यही चाहते हो तो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही चेंग दौड़कर कुआन के पास पहुंच चुका था और अपने कपड़े उतारने लगा था। अगले ही पल उसने अपने अंडरपैंट्स भी उतार दिए और वो एक
वुल्फ में बदल गया। हाइक्वान बड़े प्यार से उसे देख रहा था। अब उसने आगे बढ़कर उस वुल्फ के फर पर अपना हाथ फिराया। उसने कहा, तुम्हारी फर बहुत सॉफ्ट है। ईबो ने कहा, मैंने भी तो यही कहा था कि उसकी फर बहुत सॉफ्ट है। हाइक्वान ने कहा, सुनने में और महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। पता है, ईबो ने कहा। हाइक्वान ने कहा, इसकी फ़र इतनी खूबसूरत है, अब तो मुझे जान की फ़र देखने की भी इच्छा हो रही है। ईबो ने कहा, क्या तुम मेरे वुल्फ की फ़र देखना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, हाइक्वान ने कहा। ईबो तुरंत जान की तरफ मुड़कर बोला, क्या तुम टर्न होना चाहते हो? जान ने कहा, ठीक है। अब जान ने भी अपने कपड़े उतारे। जब वो बस अंडरपैंट्स में था, वो एक ब्यूटीफुल वाइट वुल्फ में टर्न हो गया। हाइक्वान ने कहा, वाह, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। चांद की रोशनी में जान की फर बिल्कुल बर्फ की तरह चमक रही थी। अब जान यानी वाइट वुल्फ ईबो के पास आ गया। उसके गाल पर अपनी नाक रब की। ईबो ने भी उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी चेंग भी जान के पास आकर खड़ा हुआ। वो दोनों भाई एक साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब जान और चेंग ने साथ में दौड़ लगाई और हाइक्वान ने ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये दोनों तो सच में कमाल के हैं। तभी दोनों वुल्फ दौड़ते हुए वापस आ गए। ऐसा लग रहा था उन्होंने कुछ सूंघ लिया है। तभी वहाँ पर पैक के सारे ताकतवर वुल्फ आ गए। ट्विंस भी ईजान को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि तुम दोनों अंदर चले जाओ। ईबो ने कहा, नहीं, मैं अपने वुल्फ के साथ रहूँगा। मेरे भाई और ईजान का ख्याल रखना। तुम दोनों भी अंदर चले जाओ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।